हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरूड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये गोली दर्पण का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 3 को, और चैप्टर 1 को भी देख सकते हैं और चैप्टर 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट को देखने के बाद आप पार्ट 3 पे आएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक है, देखिए जो चिन्ह परिपाटी है वो एक निर्देशांक ज्यामिति का ही छोटा सा भाग है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम वस्तु और प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के सामने ये आपका एक वस्तु रखा है और ये कितनी दूरी पर रखा है, ये आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है, ये 5 सेंटीमीटर सिर्फ दूरी दर्शा रही है कि ये दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु। ये जो ए बी वस्तु है वो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये बस इतना ही दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी वस्तु है वो दर्पण के सामने है, यानी ये दर्पण के बाएं साइड में है। तो इसी बाएं और दाएं को हम गणितीय रूप में कैसे लिखें, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है आपका ये चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चलिए इस चिन्ह परिपाटी को इस डायग्राम की मदद समझते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लिखा है कि आपतित किरण की दिशा, यानी जो ये एरो है वो एरो आपतित किरण की दिशा को दर्शा रहा है। ये आपका क्या है, आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पे या फिर कोई भी गोली दर्पण पे जब हम प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं तो उस प्रकाश की किरण की दिशा क्या होती है, वो प्रकाश की किरण की दिशा हमेशा बाएं से दाएं तरफ होती है। यानी अगर ये आपका कोई दर्पण है तो हमें अगर इस पर प्रकाश आपतित करानी है तो वो आपतित प्रकाश की किरण कैसी होगी, बाएं से दाएं तरफ होगी, यानी ऐसे होगी। हमेशा हम प्रकाश की किरणों को कैसे आपतित कराते हैं, बाएं तरफ से। तो यहाँ पे इसका मतलब ये था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। यानी ये आपका क्या है, आपका ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पे ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो इस दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर इसके सामने कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु दर्पण के बाईं तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसको हम लिखेंगे -5, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसकी दूरी को हम दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक, यानी जो ये मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष क्या है आपका, निर्देशांक ज्यामिति के रूप में अगर देखा जाए तो ये मुख्य अक्ष क्या है आपका, x अक्ष है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष के नीचे जो होता है वो ऋणात्मक दूरी होती है और ऊपर जो होती है वो धनात्मक होती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक, यानी ये जो मुख्य अक्ष है इससे हम प्रतिबिंब की लंबाइयाँ और वस्तु की लंबाइयाँ मापते हैं। तो ये जो ए बी वस्तु है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। और इस प्रतिबिंब को आप देख पा रहे हैं, इसी वस्तु ए बी वस्तु का ये जो प्रतिबिंब है बी डैश ए डैश, इसकी जो लंबाई होगी वो हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य अक्ष है बस यही समझाता है कि जो प्रतिबिंब है अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, और वो नीचे हैं तो उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे एक और पॉइंट देख पा रहे हैं कि वस्तु बाईं ओर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी गोली दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु को हम हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखते हैं। यानी अगर परावर्तक पृष्ठ इधर है तो इसके बाईं तरफ हम वस्तु को रखेंगे। ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ रखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी बस हमको यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि कब धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे तो आप बस एक बात याद रखिए कि आपतित किरण के दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी उसको हम धनात्मक लेंगे। यानी जो आपकी आपतित किरण है, इस आपतित किरण की दिशा में अगर हम कोई दूरी माप रहे हैं दर्पण के ध्रुव से तो वो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो फ्रेंड्स, चिन्ह परिपाटी के मदद से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकाले गए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, वो यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है यानी एफ जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में जो उसका फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। वैसे यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है
जो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है वो धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे वस्तु की दूरी दी गई है, यानी उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है उसकी दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को भी ऋणात्मक चिन्ह से लेते हैं। और यहाँ पे एक लिखा है आई की लंबाई, और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई माइनस होगी। और यहाँ पे लिखा है आभासी आई की लंबाई, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसकी लंबाई को धनात्मक लेते हैं उत्तल में और अवतल में भी धनात्मक लेते हैं। और यहाँ पे इस एरो की मदद से ये समझाया जा रहा है कि ये जो आई है वो यहाँ पे क्या है, आभासी है। तो आभासी आई की दूरी यानी जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसकी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में भी धनात्मक होती है। और यहाँ पे वास्तविक आई की दूरी यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी क्या होती है दर्पण के ध्रुव से, तो उत्तल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता तो इसके लिए नहीं लागू होगा, और अवतल दर्पण में क्या होगा, इसमें माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसको आप याद कीजिएगा, इसको आप बुक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, उसमें और अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती है, यानी जो दर्पण होता है उस पर जब प्रकाश किरणें आपतित करानी है तो हमेशा हम किधर से करेंगे, बाईं तरफ से, ठीक है, उस पर हम बाईं तरफ से आपतित किरणें डालेंगे। और यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। उसी दर्पण के ध्रुव से हम सभी दूरियां को मापते हैं और मुख्य अक्ष से हम क्या मापते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई मापते हैं। और यहाँ तीसरा बिंदु कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अगर आप कुछ नहीं याद रखना चाहते बस आप इतना याद रख लीजिए कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। यानी अगर आपतित किरण इस दिशा में चल रही है तो इसी दिशा में मापी गई दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी, ठीक है। और ये जो चौथा है वो कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यानी अगर ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका आपतित किरण है और इस आपतित किरण की दिशा इधर है और आप दर्पण के ध्रुव से इस आपतित किरण की दिशा के विपरीत अगर दूरी मापते हैं तो उसकी दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट कह रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। यानी जो मुख्य अक्ष होता है ये आपका मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो होता है उसको धनात्मक से लेते हैं और नीचे जो होता है उसको ऋणात्मक से लेते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में बस ये 5 पॉइंट हैं, इनको याद रखिए। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो बस आप 2 ही चीज़ याद रखिए कि आपतित किरण की दिशा और एक मुख्य अक्ष वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होती है उसमें क्या संबंध होता है। जो गोली दर्पण होता है उस गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, उसके संबंध को हम स्थापित करेंगे, उसका निगमन भी हम करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है उसके सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। यानी इस सूत्र का हम यहाँ पे निगमन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण से करेंगे, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण से करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण लेना है एक, और इस अवतल दर्पण में क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे। तो ये आपकी क्या है, आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे परावर्तन हुआ है तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण भी बनेगा। तो यहाँ पे एक अभिलंब हम बनाएंगे और आप जानते हैं कि किसी भी गोली दर्पण या फिर कोई गोला होता है इसका जो अभिलंब होता है वो हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो इसका अभिलंब क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 कोण बन गया, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। ये जो ABC है, ये जो ABC है आपका, ये ABC ये आपका आपतन कोण है I है, और ये जो CBF है ये आपका क्या है, परावर्तन कोण है यानी R है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम से है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर
कोण CBF, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण ABC और कोण CBF क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये कोण है, ये कोण इस कोण के भी बराबर है। कैसे, आप देख पा रहे हैं कि जो आपतित किरण है और ये मुख्य अक्ष जो है वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये अभिलंब इन दोनों को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब भी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर एक कोण बनता है, एकांतर कोण, और वो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, आपस में समान होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका, ये समांतर कोई रेखा है और इस रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे आपतित किरण और मुख्य अक्ष को ये अभिलंब क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण यानी ABC और BCF क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। जो ऐसे कोण बन रहा है ये आपका क्या है, आपतन कोण, और ये आपका क्या हो गया, ये वाला कोण हो गया C वाला, यानी ये कोण C और ABC जो कोण है ये I, ये दोनों क्या होंगे, आपस में समान होंगे। कैसे, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ABC जो है वो BCF के क्या है, बराबर है, कोण BCF के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है, ठीक है। ये इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कीजिए, तुलना कीजिए। यहाँ पे देखिए जो ABC है वो CBF के बराबर है और यहाँ पे ABC जो है वो BCF के बराबर है, यानी ABC CBF के बराबर भी है और BCF के बराबर भी है। इसका मतलब ये दोनों जो कोण है ये भी आपस में समान होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण CBF जो है वो कोण BCF के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बराबर होते ही क्या होगा कि ये जो CF रेखा है और ये BF रेखा जो है ये दोनों क्या हो गए, आपस में समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CF जो है और जो BF जो है वो क्या होगा, आपस में समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि जो त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर कोई कोण समान है, त्रिभुज में दोनों कोण समान है तो उन दोनों कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होंगी। जैसे कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर हो गया। तो इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने की भुजा ये है, ठीक है। यानी CF क्या है, इस कोण के सामने की भुजा है और जो BF जो है वो C कोण के सामने की भुजा है। तो त्रिभुज का नियम कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है अगर कोण दोनों बराबर है तो। इसलिए यहाँ पे CF और BF भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए आप, इसको पहले मिटा दूं मैं, इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है, थर्ड समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगा कि दर्पण का द्वारक हम छोटा करेंगे। देखिए जो आपका सिलेबस है उसमें जितना भी दर्पण पढ़ेंगे आप उन सभी दर्पण का जो द्वारक होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। इसलिए जो फार्मूला है F = R/2 ये सिर्फ तभी तक सही है जब आपका दर्पण का द्वारक छोटा है, यानी जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तभी तक ये फार्मूला वैलिड है, उसके बाद ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो असली फार्मूला क्या होता है, असली फार्मूला आपका होता है F = R-R/2 sec थीटा, ठीक है। इसका भी प्रूफ मैं देता, लेकिन आप अभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब त्रिकोणमिति आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आप बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे प्रूफ करना है। तो ये आपका हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसका हमेशा यूज होगा और ये फार्मूला तभी तक सही है जब तक आपका दर्पण का द्वारक छोटा है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं पूरा मिटा दूँ, बहुत खराब हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब दर्पण के द्वारक को छोटा करेंगे। तो दर्पण के द्वारक को छोटा करने पर क्या होगा कि ये जो B बिंदु आप देख पा रहे हैं, ये जो B बिंदु है, ये B बिंदु दर्पण के द्वारक को छोटा करने पर ये B बिंदु P बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है, लगभग P बिंदु पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस B बिंदु को P बिंदु पे आने पे ये होगा कि जो PF रेखा है वो लगभग PF रेखा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दर्पण के द्वारक को छोटा करने से बस ये फायदा होता है कि जो BF रेखा है वो PF रेखा के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये दर्पण है और इस दर्पण पे ये P बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये B बिंदु है, ठीक। अब इसी B बिंदु को जब आप दर्पण का द्वारक छोटा करते जाएंगे तो इस B बिंदु को आप यहाँ पे देखेंगे कि खिसकता जाएगा, इधर की तरफ आता जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा जब आपका दर्पण का द्वारक इतना छोटा हो जाएगा तब जो आपका B बिंदु है वो लगभग
P के पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी B होगा और यहाँ पे P होगा, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि जो BF रेखा होता है और PF जो रेखा होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो BF रेखा है वो PF रेखा के बराबर होगा। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब, ठीक है। तो इसको हम चौथा समीकरण लिख देते हैं। अब आप तीसरा और चौथा समीकरण को एक बार तुलना कीजिए तो आप देख पाएंगे कि ये जो BF रेखा है वो CF के बराबर है और यही BF रेखा PF के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं वो भी एक दूसरे के समान होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू क्या? PF, यानी CF रेखा और BF रेखा भी आपस में समान होंगे। तो इसे क्या फायदा होगा? C से F तक की दूरी को हम PF से दर्शा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो CF के बराबर है इसलिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो C से P तक की जो दूरी है वो हमें मालूम है, यानी C से जो P तक की दूरी होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? R होती है। यानी CP रेखा क्या है? CP रेखा की वैल्यू क्या है? R है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CP रेखा है वो किन किन रेखाओं को मिलकर बना है, यानी यहाँ पे CF रेखा और PF जो रेखा है वो दोनों ऐड होकर CP रेखा बना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो CP रेखा है वो CP रेखा यहाँ पे देख सकते हैं कि CF रेखा और PF रेखा को जोड़ के बनाया गया है। यानी जो CP रेखा है वो CF रेखा प्लस PF रेखा के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे CF को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? PF से। PF से इसलिए क्योंकि हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, और P से F तक की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। तो ये जो है CF वो PF में बदल जाएगा, क्योंकि CF जो है वो PF के बराबर है इसलिए। तो यहाँ पे हम CP को ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे ही, और यहाँ पे CF की जगह क्या रखेंगे? हम PF रखेंगे, ठीक है। तो PF रखने पे क्या होगा कि आपका ये वाला जो PF है, ये PF दोनों मिलके क्या होंगे? 2PF हो जाएंगे। ये दोनों PF मिलके 2PF हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू 2PF, ठीक है। अब आप जानते हैं कि C से P तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं R, और PF क्या होता है? फोकस दूरी होता है। यानी F से P तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे आप इसको PF को क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कीजिए? पक्षांतर कर दीजिए। इस 2 को आप इधर भेज दीजिए। तो आप यहाँ पे भेजेंगे 2 को, तो क्या होगा? 2 क्या करेगा? ये 2 F के साथ गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। यानी हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2, यानी R/2, ठीक है। तो ये हुआ आपका फार्मूला। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको आप शॉर्ट्स में समझ लीजिए एक बार और, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए उसी फार्मूले को हम एक बार और अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं। तो अब की बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको क्या करना है? एक अवतल दर्पण लेना है और उस अवतल दर्पण पे एक आपतित किरण को डालना है, और आपतित किरण क्या होगी? फोकस होकर जाएगी परावर्तन के बाद, ठीक है। और एक अभिलंब हम डालेंगे, किससे? वक्रता केंद्र से गुजारते हुए एक अभिलंब डालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि गोली दर्पण में जो अभिलंब होता है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि ABC आपतन कोण तथा CBF जो है वो परावर्तन कोण है। यानी ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों कोण क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये दोनों समान होंगे, ठीक है। यानी ABC कोण और CBF जो कोण है वो दोनों बराबर होंगे। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं लिखा है कि ABC और BCF भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में समान होंगे एकांतर कोण से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ABC और BCF रेखा भी समान है, ठीक है। और इसको समीकरण 1 समीकरण 2 माना है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने में क्या हुआ है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो CBF है और BCF जो है वो एक समान है। क्यों? क्योंकि ABC CBF के बराबर है और ABC ही BCF के बराबर है। इसका मतलब ये कोण दोनों कोण के बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। तो इस कोण और इस कोण के बराबर होते ही क्या होगा कि आपका जो BF रेखा है और ये जो CF रेखा है दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है, ठीक है। ये त्रिभुज का नियम है, इसको याद कर लीजिएगा, आगे भी काम देगा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे? यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम दर्पण के द्वारों को क्या करेंगे? छोटा करेंगे, ठीक है। जब दर्पण के द्वारों को जब आप छोटा करेंगे तो क्या होगा? ये जो B बिंदु है वो इस P बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है।
तो इस बी बिंदु के पी बिंदु पे आने के बाद क्या होगा, आपका जो ये बी एफ रेखा है और ये जो पी एफ रेखा है वो दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा है बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है जब दर्पण का द्वारक आप छोटा करेंगे तो। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये जो सी पी रेखा है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यानी सी पी जो है वो सी एफ को और पी एफ को मिला के बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, यानी ये जो सी पी रेखा है वो सी एफ और पी एफ को मिला के बना है, यानी दोनों को ऐड करके बनाया गया है, ठीक है। और अब क्या किया गया है यहाँ पे कि इस एफ सी को हटा के पी एफ रख दिया गया है, और इस पी एफ को और यहाँ पे जो रखा जाएगा वो पी एफ, वो दोनों पी एफ मिलके क्या होंगे, यहाँ पे 2 पी एफ हो जाएंगे, यानी पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, इस 2 को हम इधर भेजेंगे और ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा भाग करेगा, ठीक है, पी सी के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पी एफ है वो अकेला बच गया है यहाँ पे, और जो 2 है वो पी के साथ भाग करने लगा है। इसका मतलब आपका क्या होगा, पी सी बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पी एफ है वो पी सी बटे 2 के बराबर हो गया है। और हम जानते हैं कि पी एफ जो रेखा होती है वो एफ होती है, यानी पी से एफ तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, यानी उसको हम एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी एफ के जगह हमने क्या किया, एफ रख दिया, और पी सी के जगह पर क्या हमने रखा, आर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा फार्मूला बन गया एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। यही था आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप लिख दीजिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। तो असली फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये तो तब तक सही है जब तक आपका दर्पण का द्वारक छोटा है, और असली फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आपका क्या है, आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, ठीक है, ठीक है। इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दर्पण है वो सभी दर्पण क्या है, छोटे द्वारक के हैं, इसलिए इस फार्मूले का यूज नहीं होगा, लेकिन जानकारी के लिए आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हम उत्तल दर्पण से इसी फार्मूले को सिद्ध करते हैं, ठीक है। उसको भी शॉर्ट में करेंगे हम, इतना लंबा नहीं लेंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब उत्तल दर्पण की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम उसी फार्मूले को उत्तल दर्पण के लिए प्राप्त करेंगे, तो इसमें भी सेम स्टेप्स अपनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक उत्तल दर्पण लेना है, और उस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराना है, ठीक है। और वो प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद परावर्तित होगी, और उस पर क्या होगा, परावर्तन होने के बाद उस पर एक आपतन कोण और परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। और उस आपतन कोण और परावर्तन कोण को हम एक अभिलंब के द्वारा क्या करेंगे, बांटेंगे। और गोली दर्पण में अभिलंब कैसे जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, यानी ये क्या है, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि हम जानते हैं कि कोण ए बी एन आपतन कोण तथा कोण एन बी डी क्या है, परावर्तन कोण है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है आपस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से कोण ए बी एन अब बराबर कोण एन बी डी हो गया है, यानी परावर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, यानी कोण ए बी एन जो है वो एन बी डी के भी बराबर है, और कोण ए बी एन जो है वो एफ सी बी के बराबर है। एफ सी बी कौन सा कोण है, इसमें एफ सी बी आपका यहाँ पे है, एफ सी बी आपका कोण ये वाला है, ठीक है, ये आपका एफ सी बी कोण है, यानी ये वाला कोण क्या है, आपका एफ सी बी कोण है। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना जब करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो कोण ए बी एन है वो एन बी डी के बराबर है, वही कोण ए बी एन एफ सी बी के भी बराबर है। इसका मतलब एन बी डी और एफ सी बी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से लिख सकते हैं कि कोण एन बी डी और कोण एफ सी बी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक और कोण देख सकते हैं, जो एन बी डी कोण है वो सी बी एफ के भी बराबर है, यानी ये जो कोण है आपका, ये एन बी डी, ये यानी जो ये कोण है और ये जो कोण है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण एन बी डी और कोण सी बी एफ जो है वो बराबर है, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए, ठीक है। अब इसके बराबर होने के बाद क्या होगा कि एफ सी बी और सी बी एफ भी बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो एन बी डी है वो एफ सी बी के बराबर है, और वही एन बी डी कोण सी बी एफ के भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ सी बी कोण और सी बी एफ कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इन दोनों कोणों के बराबर होने के बाद क्या होगा कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। और त्रिभुज का नियम कहता है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कंडीशन लगाएंगे जैसे हम अवतल दर्पण में लगाए थे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण है उसका द्वारक जो होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, द्वारक को छोटा करेंगे। तो द्वारक को छोटा करने पर क्या होगा कि V बराबर PF, ठीक है। और आप जानते हैं कि PC क्या है, PF और FC को मिला कर बना है। ये जो PC रेखा है वो PF और FC को क्या हुआ है, मिला के बनाया है, ठीक है। यानी इन दोनों को ऐड करके बनाया गया है PC रेखा को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि PC बराबर PF और FC। और इस दूसरे स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि जो PC है उसको ऐसे ही उतार दिया गया है और PF को भी ऐसे ही उतार दिया गया है। लेकिन जो FC जो ये है उस FC की जगह पे हमने PF रखा है। क्यों? क्योंकि जो ये BF रेखा है वो PF के बराबर है, ठीक है। और यही BF रेखा FC के भी बराबर है। तो ये क्या होगा, आपका ये FC और PF भी बराबर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, FC की जगह पे हम PF रख देंगे, ठीक है। तो इस FC को हटा के हम क्या करेंगे, PF रख देंगे, ठीक है। और इस PF को रखने के बाद क्या होगा, ये दोनों PF क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और इन दोनों को जुड़ने के बाद क्या होगा, PC इक्वल टू क्या होगा, 2PF हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस 2 को इधर भेजना है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, ठीक है। और ये 2 जाएगा तो ये क्या होगा, बट्टा में चला जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PF बराबर 1/2 PC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PF की जगह पे F रख देंगे और PC की जगह पे R रख देंगे। देख पा रहे हैं कि फिर से आपको वही फार्मूला प्राप्त हो गया है, ठीक है। यानी F इक्वल टू 1/2 R। मतलब यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने इस वीडियो में जितना पढ़ा उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अगला वीडियो जल्दी आएगा, उसके लिए वेट करते रहिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अब तक अपना धैर्य बनाए रखा और इस वीडियो को देखते रहा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।